मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में आज हम पुनः एक बार मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी है वो भारत छोड़ो आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए क्या क्या कारण रहे हैं और इस भारत छोड़ो आंदोलन के आगामी भविष्य में किस प्रकार के परिणाम रहे, कौन सी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई आगे चलकर कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और भारत छोड़ने के पहले उन्होंने भारत का विभाजन क्यों किया, अंतरिम सरकार किस प्रकार से बनी, संविधान सभा किस प्रकार की बनी है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद कि किस प्रकार के घटनाक्रम रहे हैं, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भारत में किस प्रकार से स्वतंत्रता भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसकी पहले पृष्ठभूमि देखी जाए। अगर हम पृष्ठभूमि देखते हैं तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और भारत के जो सबसे बड़े दल कांग्रेस से बिना पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। इसके विरोध में जितनी प्रांतीय सरकारें कांग्रेस की बनी थी उन सब ने इस्तीफा दे दिया। यद्यपि उनके इस्तीफे को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में अवश्य मनाया था, क्योंकि 1937 के बाद ही जिन्ना जो है वो सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए तैयार हो गए थे और 1940 में उन्होंने पृथक पाकिस्तान की मांग भी कर दी थी। अब जब भारत को स्वतंत्र द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया तब ये निश्चित हो गया था कि भारत के जो बड़े दल हैं उन्होंने विरोध के स्वरूप में अभी इस्तीफा दिया है, लेकिन वो कोई ना कोई बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए तत्पर होंगे। इसी को रोकने के लिए सबसे पहले एक अंग्रेज सरकार की ओर से अगस्त प्रस्ताव लाया गया 1940 में और लिन लिथगो के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल और को छोड़ करके एक दो और पदों पर अंग्रेजों को रखने का प्रस्ताव रखा गया और शेष में भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई और साथ में आगे चल करके संविधान सभा बनाने की बात कही, लेकिन अभी युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के लिए राजी करने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो उस समय की थी उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आगे इसकी कड़ी में एक और प्रयास हुआ कि अमेरिका बार बार ब्रिटेन पर दबाव डाल रहा था कि भारत को स्वतंत्रता द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए, वहां का सहयोग लिया जाए, क्योंकि एक तरफ से जापान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया को जीतते हुए भारत की ओर बढ़ रहा था और ब्रिटेन की स्थिति वहां पर भी खराब हो रही थी और जापान के युद्ध में शामिल हो जाने के बाद अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो चुका था और अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उनका लगातार रूजवेल्ट का लगातार दबाव बनता जा रहा था। तब चर्चिल पर यह दबाव था कि भारत को युद्ध में शामिल करे और इसीलिए उन्होंने विपक्षी दल के नेता क्रिप्स को भारत भेजा, क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के। लेकिन क्रिप्स के आने के बाद भी भारत में गतिरोध समाप्त नहीं हुआ और क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद भारत में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय ले लिया। तो अगर हम इसके कारण को देखें तो सबसे पहला कारण दिखता है कि क्रिप्स मिशन असफल हो गया। दूसरा कि युद्ध जनित कठिनाइयां बहुत सारी थी, बेरोजगारी बढ़ी हुई थी, महंगाई बढ़ी हुई थी और कृषि का उत्पादन घट रहा हुआ था, लोग बेरोजगार हो रहे थे। तो स्वाभाविक था कि ऐसी परिस्थितियों में लोग अब आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे, मतलब जनता का भी सब्र अब टूटने लगा था। इसके बाद आते हैं कि युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति दक्षिण पूर्वी एशिया में अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत खराब होने लगी थी। आजाद हिंद फौज का निर्माण करके सिंगापुर और मलाया द्वीप होते हुए बर्मा तक पहुंच चुकी थी आजाद हिंद की फौज और ब्रिटेन वहां से अपने लोगों को खाली करा रहा था और उसकी युद्ध में वहां पर निर्णायक हार हो चुकी थी। तो स्वाभाविक है कि दक्षिण पूर्वी एशिया या ऐसा कह सकते हैं कि पूरे एशिया में ब्रिटेन के विरुद्ध एक माहौल तैयार हो गया था कि अब उसको युद्ध में इस एरिया से भी खाली करना पड़ेगा। इसके बाद आती है ब्रिटिश शासन में भारतीयों का विश्वास या उनकी आस्था समाप्त होने लगी थी। भारतीयों ने डाकघर से, बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर दिया था जो उस समय जमा किए गए थे। इस प्रकार सरकार का दृष्टिकोण भी बिल्कुल नहीं परिवर्तित हो रहा था कि वो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए किसी प्रकार से तैयार हो। और गांधी जी अब अड़ गए थे कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय बना लिया था कि अब
कोई ना कोई ऐसा आंदोलन छेड़ा जाए जिससे युद्ध जनित परिस्थितियों में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। और ऐसी परिस्थिति में अब जनता का आक्रोश और जनता में राष्ट्रवाद की भावना अब अंतिम चरम स्थिति पर पहुंच चुकी थी और यहां से ये तय लगने लगा था कि अगर बड़े राष्ट्रवादी नेता यदि इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं भी करते हैं तो जनता स्वतः स्फूर्त तरीके से स्वयं इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकती है। और इस बात को दिखाया गया जब इस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई में जब कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें गांधी जी ने अपने भाषण में ये कहा कि तय है कि आने वाले 1-2 दिनों में सभी बड़े नेताओं को कांग्रेस सरकार जो है वो बंद कर देगी, क्योंकि आपातकाल जैसी स्थिति है, युद्ध चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई भी इस प्रकार का विद्रोह होता है या आंदोलन होता है तो उसको दबाने के लिए प्रयास किया जाएगा और बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाएगा। और हुआ ऐसा ही कि 9 अगस्त को सारे बड़े नेता जो थे सुबह ही जेल में बंद कर दिए गए। तब गांधी जी एक दिन पहले ही सारी जनता को इस बात के लिए संबोधित कर चुके थे कि अब जो है भारत का प्रत्येक नागरिक एक नेता की भांति अपने आंदोलन को स्वयं नेतृत्व प्रदान करेगा और इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा गया। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि शुरुआत हो जाती है। कारण क्या रहा, प्रारंभ कैसे हुआ, प्रस्ताव क्या था? इस प्रस्ताव में ये बात शामिल हुई थी कि भारत में जितने भी प्राकृतिक और अन्य संसाधन है उन सभी संसाधनों का उपयोग स्वतंत्रता को प्राप्त करने और नाजीवाद और फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद को नष्ट करने के लिए किया जाएगा और पूरी जनता जो है वो पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में भाग लेगी। ये प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ था। जब गांधी जी को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया 9 अगस्त को, तो उन्होंने अपने सचिव प्यारे लाल को एक छोटी सी चिट्ठी में लिख कर दिया, करो या मरो। और वहीं से ये करो या मरो का जो नारा है वो पूरे भारत में एक क्रांति का रूप यहां से धारण करता है, एक बड़े आंदोलन का रूप धारण करता है। अब हमारा मुख्य मुद्दा था कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से चला, पूरे मध्य प्रदेश में, इस पर हमारी बातचीत होनी है। क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो हम आधुनिक भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा है मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलते हैं कि मध्य प्रदेश में यद्यपि मध्य प्रांत और बरार को मिलाकर के एक प्रांत बना दिया गया था 1903 में, और यहाँ पर प्रांतीय विधानसभा का गठन 1913 में हो चुका था और यहाँ 1913 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में प्रांतीय सरकारें बनने लगी थी। 1937 में भी प्रांतीय स्वायत्ता जब दी गई तब भी यहाँ सरकार बनी थी। अर्थात ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाना जाता था और ब्रिटिश प्रांत में ये सीपी एंड बरार के नाम से प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में सबसे पहला मुख्य जो केंद्र हुआ करता था, यद्यपि सीपी एंड बरार का जो मुख्यालय था वो नागपुर था, लेकिन जो भी कोई आंदोलन या विद्रोह होता था उसका मुख्य केंद्र हमेशा बनता था मध्य प्रदेश में महाकौशल, और महाकौशल में भी जबलपुर इसका केंद्र हुआ करता था। ठीक है, जैसे ही 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, ये सूचना महाकौशल में भी पहुंच गई। महाकौशल में पहुंचते से ही शाम को तिलक भूमि तलैया में संध्या सभा हुई। उस संध्या सभा में ये निर्णय लिया गया कि अब यहाँ महाकौशल में भी अब भारत छोड़ो आंदोलन को तीव्र गति से संचालित किया जाएगा। इसी संदर्भ में सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र, पंडित रविशंकर शुक्ल, सीताराम जाधव जैसे जो बड़े नेता थे वो अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए और जबलपुर के महाकौशल में धारा 144 लगा दी गई। धारा 144 लगा देने के बाद फिर 12 अगस्त के दिन भीड़ के बीच सुभद्रा कुमारी चौहान जो है भीड़ को चीरते हुए मंच पर पहुंची और उन्होंने अपना झंडा ऊपर किया, लेकिन उनका झंडा छीन लिया गया। तब गुलाब सिंह नाम का जो एक व्यक्ति है वो उसी दिन शहीद हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान को 12 अगस्त को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। इस प्रकार महाकौशल के जबलपुर में भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसमें महिला, बच्चे, छात्र और जितने स्वतंत्रता सेनानी थे सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और जेल भरो अभियान शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, ये हिंसक रूप लिया, हर जगह लिया था पूरे भारत में, क्योंकि नारा ही था करो या मरो का। इसके बाद
महाकौशल क्षेत्र का ही एक क्षेत्र पाटन, वहां नेतृत्व करता पंडित कुंजीलाल दुबे थे, जिन्हें बिटौनी रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद कटनी में आते हैं तो कटनी में बाबू एन हनुमंतराव नारवाल जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद सिहोरा में आते हैं, चूंकि सिहोरा जंगल सत्याग्रह के समय पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था और मोतीलाल नेहरू ने यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई थी जंगल सत्याग्रह के समय ही। तो अब सिहोरा में सत्याग्रह चलाने वाले अग्रदूत के रूप में जाने जाते थे पंडित विष्णु दत्त शुक्ल। इनके अलावा पंडित महाराजा दीन मिश्र, जिनको नानाजी कहते थे, ये देखने, बोलने और उनके बातचीत करने के तरीके पे, वेशभूषा, सब में वो गांधी जी के समान दिखते थे, इसलिए उनको सिहोरा के गांधी के नाम से जाना जाता था। वैसे ही ब्रजकिशोर पांडे, जिन्होंने जंगल सत्याग्रह में भी मुख्य भूमिका अदा की थी, उनको सिहोरा के आजाद के नाम से जाना जाता था। कुल मिलाकर मध्य प्रांत का यानी सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार में महाकौशल के आसपास के क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त तरीके से लगातार चलता रहा। अब आते हैं मध्य प्रदेश के उन हिस्सों में जहां पर देसी रियासतें हुआ करती थी। उन देसी रियासतों में सबसे पहली रियासत गया ग्वालियर, लेकिन इन देसी रियासतों में भी एक आंदोलन चालू हो गया था जिसको बोलते थे प्रजामंडल आंदोलन। यहां प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत 1927 में ही अखिल भारतीय स्टेट्स काउंसिल का गठन कर दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और वहां से प्रजामंडल आंदोलन शुरू हो गया था। और प्रत्येक रियासत में भी अब ऐसे स्वतंत्रता सेनानी दिखाई देने लगे थे जो प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और ये प्रजामंडल आंदोलन जो 1927 से शुरू हुआ था, अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जाकर के ये पूरी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित हो गया था। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन से ही देसी रियासतों के नवाबों और राजाओं को यह संदेश दे दिया था कि वहां की जनता के साथ अब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहां की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। इसलिए प्रजामंडल आंदोलन को गति मिल गई थी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद से ही। इसीलिए प्रजामंडल आंदोलन 1942 में जाकर के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गया। इसीलिए ग्वालियर से सीताराम काटजू, जो आगे हम कैलाशनाथ काटजू की बात करेंगे वहां देखेंगे, इंदौर में वीएस सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे इंदौर से नेतृत्व करता थे। भोपाल में विठल दास बजाल, अबू सईद बजमी और गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव ये भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करता थे। रीवा में कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ओरछा में प्रेम नारायण खरे। इसके बाद ये सारे मध्य प्रदेश के रियासती क्षेत्रों में भी अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन ने इसको इस रूप में कन्वर्ट कराया था। आगे की बात करते हैं। इसी समय रीवा के नरेश थे गुलाब सिंह। रीवा नरेश गुलाब सिंह पर अंग्रेजों ने लगातार दबाव डाला कि आपकी रियासत में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है उसको दबाया जाए, लेकिन रीवा नरेश की जो भूमिका है वो भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रवादियों की ओर झुकी हुई थी, इसीलिए उनको आगे चल करके उनके पद से हटा दिया गया और उनको निर्वासित कर दिया गया। बाद में उनके बेटे युवराज मार्तंड सिंह को नेतृत्व वहां का राजा बनाया गया 1946 में आगे चलकर। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तब युवराज मार्तंड सिंह जो है वो रीवा के नरेश हुआ करेंगे। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने हर जगह पूरे भारत में क्रूर दमन किया। पुलिस ने कई लोगों को पर गोलियां चलाई, कई सारे लोग शहीद हो गए और जितने सारे लोग शहीद होते चले गए, जेल में कई सारे लोगों को डाल दिया गया। ठीक है, और ये स्वतः स्फूर्त तरीके से ये आंदोलन चलता रहा। भूमिगत रेडियो की कार्यवाही हुई और आगे भी आंदोलन ये चलता रहा, लेकिन आगे चल करके क्रूर दमन के कारण धीरे धीरे आंदोलन का अवसान हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन की समाप्ति हुई। आगे 1943-44 आते तक
ठीक है। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन ने एक बात तो तय करा दी कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम पृष्ठभूमि में देखें तो निष्कर्ष रूप में अगर भारत छोड़ो आंदोलन को देखते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन ने निष्कर्ष रूप में ये अब दिखा दिया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी। तो भारत छोड़ो आंदोलन ने ऐसी परिस्थितियां निर्मित की कि भारत छोड़ने के लिए अंग्रेज मजबूर हो गए, अंग्रेज मजबूर हुए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी जगह पर पुलिस की, सेना के जवानों की, सिविल सेवा के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। इससे उनको लगा कि जिन ढांचे पर अंग्रेज सरकार अब तक टिकी हुई थी वहां पर भी संदेह के बादल मंडराने लगे थे और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते तक न केवल ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति समाप्त खराब हो गई थी बल्कि विश्व पटल पर एक नया देश अब शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आ गया था और वो था अमेरिका। और उस अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन भी होने लगा था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में भी सफल रहा। पूरे भारत के सभी मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जो बड़े नेता थे उन्होंने इस आंदोलन को चलाया। वो जेल गए और जेल में कोई 6 माह, कोई 3 माह, कोई साल भर जेल में बंद रहे। ठीक है, और उसके बाद अब धीरे धीरे करके ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो अब अगले मुद्दे पर आते हैं। जो अगला प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसने ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। ठीक है, ये प्रश्न है और इसके परिस्थितियों में प्रश्न के पर डिपेंड करेगा कि अगर प्रश्न 11 नंबर का भी पूछा जा सकता है, छोटा भी पूछा जा सकता है 5 नंबर पर। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए 5 नंबर के दृष्टिकोण से तो पहला, जो इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, ये सबसे पहला मुद्दा था। राष्ट्रवादी आंदोलन भारत छोड़ो ने ऐसी पृष्ठभूमि बना दी थी कि पूरी जनता जो है वो असंतुष्ट हो चुकी थी और भारत के विभिन्न राज्यों में समानांतर सरकारें बनने लगी थी। अब अंग्रेजों को ये पता था कि इतनी राष्ट्रवाद की जो भावना एक जन जन तक पहुंच चुकी है, इस जनता को पर अगर शासन करना है तो उनको एक बड़ी सेना लगेगी और वो बड़ी सेना अब ब्रिटेन के पास नहीं थी, क्योंकि भारत के भीतर जो सेना उनके पास थी वो उसमें बहुत सारे लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मारे जा चुके थे और अब उनको नई सेना इतनी बड़ी खड़ी करके भारत पर राज करना अब उनके लिए संभव नहीं था। मतलब राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए विशाल सेना का भाव, एक विशाल सेना की जरूरत पड़ती, वो इनके पास नहीं थी। ठीक है, विशाल सेना चाहिए। क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद जनता में व्यापक असंतोष था, व्यापक असंतोष। अगली बात, भारत के भीतर जो जल सेना थल सेना है, जल
थल वायु सेना का रवैया जो है वो बदल गया था भारत में, एक प्रॉब्लम थी। अगला नंबर पुलिस सिविल सेवा, पुलिस और सिविल सेवा कि लोगों का दृष्टिकोण भी बदल गया। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो गया, यूएनओ का गठन हो गया, अमेरिका एक महाशक्ति बन गया, अमेरिका महाशक्ति बन गया। ठीक है, और चर्चिल जो है उसकी सरकार अलोकप्रिय हो गई, चर्चिल की सरकार अलोकप्रिय हो गई, अलोकप्रिय आदि। इन सब परिस्थितियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। इसके अलावा एक और परिस्थिति भारत में थी, वो है सांप्रदायिक दंगे की। ठीक है, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। अब अगले मुद्दे पर आते हैं, और जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लिनलिथगो जो उस समय के क्या थे, वायसराय थे, उनको बदल दिया गया और उनकी जगह पर आए अब वावेल आ गए 43 में, और 43 से लेकर के 47 तक रहे। ठीक है, अब वावेल आ गए हैं वायसराय बनकर। वावेल के आने के पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने के लिए कुछ प्रयास जरूर हुए थे। मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौते का प्रयास हुआ था, समझौते का प्रयास। एक और बात, यहाँ से अब विभिन्न घटनाक्रमों पर एक पैनी नजर रखना हमारी जरूरी हो जाता है। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते का प्रयास, इसको ऐसा कहें, ये पहला मुद्दा। और इस प्रयास में पहला हुआ था लियाकत देसाई फार्मूला आया था, देसाई फार्मूला। दूसरा आया सी राजगोपालाचारी फार्मूला, राजगोपालाचारी फार्मूला। ठीक, तीसरा फार्मूला आया, तीसरा ऐसा कहें, गांधी जिन्ना वार्ता, गांधी जिन्ना वार्ता। ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते का प्रयास है, और ये तीन चीजें 44 में हो गई, 1944 के बीच जो है ये सब होता रहा। मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ा हुआ था कि अंग्रेज भारत तो छोड़े, लेकिन भारत छोड़ने के पहले वो विभाजन करके जाए। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की दया पर छोड़कर अंग्रेजों को नहीं जाना चाहिए, ये कहना था मुस्लिम लीग का। अब ये मुस्लिम लीग के बीच समझौते का प्रयास हुआ। दूसरा प्रयास शुरू किया वावेल ने, और वावेल ने ब्रिटेन की सरकार चर्चिल की सरकार से चर्चा करने के बाद वावेल योजना प्रस्तुत की 25 जून 1945 को, और इस योजना के लिए एक शिमला में बैठक हुई। यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अब याद रखिएगा, बीच का 42 के बाद जो 43 और 44 का जो दौर रहा, उसमें सारे बड़े नेता जेल में, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, क्रूर दमन हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है, शहीद हो रहे हैं लोग, जेल में बंद है। 2 साल तक के ये चलता रहेगा। कई जगह समानांतर सरकारें चलेगी, ब्रिटेन दबाव में है। ठीक है, लेकिन इसी बीच अब एक और प्रयास किया गया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते का। वो प्रयास में ये 3 आ गए। अगली बात, वावेल योजना 25 जून 1945 को वावेल जो वायसराय हैं, उन्होंने
25 जून को शिमला में एक समझौता कराने का प्रयास किया, शिमला सम्मेलन। अब शिमला में सम्मेलन कराना चाह रहे हैं। शिमला में सम्मेलन कराने के पहले वावेल ने जितने भारत छोड़ो आंदोलन के कारण राष्ट्रवादी नेताओं को जेल में बंद किया था, सभी राष्ट्रवादी नेताओं को रिहा कर दिया। नेताओं को पहले रिहा किया, ठीक है। चर्चिल भी एक माहौल बनाना चाह रहे थे कि अब युद्ध तो समाप्त हो गया है, उनको चुनाव लड़ना था, कंजर्वेटिव दल के व्यक्ति हैं, तो सभी नेताओं को रिहा करके उन नेताओं के साथ में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन किया गया। शिमला सम्मेलन में उन्होंने अपनी वावेल योजना प्रस्तुत की और इस वावेल योजना में वावेल ने फिर वही बातें की कि वावेल के पास क्या है, वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुसलमानों के लिए बराबर स्थान रख दिया। किसमें? गवर्नर, ये एक मुख्य बिंदु था। जनरल की कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुसलमान कैसे होना चाहिए? हिंदू और मुस्लिम बराबर, ठीक, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। अब मुस्लिम जो उसमें रहेंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि मुस्लिम कौन होगा ये तय केवल मुस्लिम लीग करेगा। जिन्ना ने यहां पर हट लगा दी कि मुस्लिम कौन होगा, केवल कौन तय करेगा? मुस्लिम लीग तय करेगा, लीग तय करेगा। इस बात पर दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गतिरोध पैदा हो गया। गतिरोध पैदा हो जाने के बाद अब 14 जुलाई को, ये 25 जून का मसला था, 14 जुलाई को वावेल ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि वावेल ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा जो प्रस्तुत योजना थी, स्वीकार किया कि उनकी योजना जो है वो असफल हो गई है। ठीक है, वावेल योजना क्या हो गई? असफल हो गई। ये वावेल ने स्वयं स्वीकार कर लिया। वावेल का पहला मुद्दा था ये, शिमला में सम्मेलन करके गतिरोध समाप्त करना पहला। दूसरा, वावेल ने अपनी योजना में एक बात रखा था कि अब भारत को में एक अंतरिम सरकार बनाई जाए और एक संविधान सभा बनाई जाए। लेकिन संविधान सभा बनाने के लिए अब प्रत्यक्ष चुनाव कराना तो संभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले पूरे भारत में वो इस बात में लगे कि प्रांतीय चुनाव कराया जाए। ठीक है, तो वावेल अपनी दूसरी रणनीति में आ गए। कौन सा चुनाव क्या करा जाए? भारत में चुनाव, ठीक है, चुनाव कराया जाए। अब इस चुनाव कराया गया, चुनाव 10 साल से नहीं हुआ था। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसका चुनाव 1934 में हुआ था। प्रांतों में चुनाव 1937 में हुआ था। उसके बाद से चुनाव ही नहीं हुआ था क्योंकि बीच में युद्ध आ गया। ठीक है, सरकारें बदल गई थी, तो अब चुनाव कराना था। भारत में चुनाव हुआ। प्रांतीय चुनाव की बात करें, प्रांतीय चुनाव, इस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस 8 स्थानों पर जीत गई। मुस्लिम लीग, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुस्लिम लीग जीत कर आई बंगाल में और सिंध प्रांत में। यहां पर मुस्लिम लीग को बहुमत मिला, बंगाल और सिंध प्रांत में। पंजाब में जो सरकार बनी, पंजाब में, वो बन गई गठबंधन की। ठीक है, कहां पर? ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अब। ठीक है ना, यहां देखिएगा, गठबंधन की सरकार कहां बनी? बन गई है पंजाब में। ठीक है,
अब प्रांतीय चुनाव में 8 जगह पर कांग्रेस की सरकार बनी। इसमें एक प्रांत था उत्तर पश्चिमी प्रांत, जहां के खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत, यहां पर भी सरकार बना दी थी कांग्रेस ने। अब देखिए, भारत में चुनाव हुआ। इसी बीच अगस्त में, इसी बीच 3 अगस्त 1945 को, यानी ये जुलाई में हुआ था, 3 अगस्त 1945 को ब्रिटेन में चुनाव हो गया। यहां लिख दे रहे हैं 3 अगस्त 1945। कहां से चुनाव हो गया? ब्रिटेन। और ब्रिटेन में किसकी सरकार जीत गई? लेबर दल की। और लेबर दल की सरकार में लेबर दल, और लेबर दल की सरकार में प्रधानमंत्री बन गया एटली। कौन बना? एटली। और उस समय जो भारत मंत्री होते थे वो भारत मंत्री बने पेंथिंग लॉरेंस। पेंथिंग लॉरेंस क्या बन गए? भारत मंत्री। और एटली क्या बन गए? प्रधानमंत्री। ठीक है। और ये चुनाव कब हुआ? 3 अगस्त 1945 को हुआ। वहां सरकार बदल गई। अब वहां सरकार बदलते से ही लेबर दल, चूंकि इस मुद्दे पर ही आई थी कि भारत को वो स्वतंत्र कराएंगे, तो उन्होंने स्वतंत्र कराना है, तो स्वतंत्र कराने के बाद किस रूप में कराएंगे स्वतंत्र, इसीलिए वावेल से पहले भारत में क्या करवाया? चुनाव करवाया। चुनाव करने के बाद अब ये जो चुने हुए लोग हैं, ये विधानसभा है चुनी हुई, इन चुनी हुई विधानसभा से, इस चुनी हुई विधानसभा से कांग्रेस जो है, सॉरी, चुनी हुई विधानसभा से अब संविधान सभा चुनी जाएगी। यानी ये जो चुने हुए लोग हैं, ये किसको चुनेंगे? संविधान सभा के लोगों को चुनेंगे। ठीक है। अब संविधान सभा का चुनाव होना था, ठीक है ना? किसका? अगला मुद्दा संविधान सभा का था, लेकिन संविधान सभा के चुनाव होने हैं आगे चलकर। किसके? किसके चुनाव होने हैं? संविधान सभा के चुनाव होने हैं। अब चुनाव कराने के लिए अब कैबिनेट मिशन आना था। क्या आएगा? कैबिनेट मिशन। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की कहानी मैं आगे सुनाऊंगा आपको, पहले यहां देखते हैं। अब मुस्लिम लीग जो है इस बात पर आमदा हो गई है कि यहां कैबिनेट मिशन को ले आते हैं। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आ गया। ये बात चल रही है अगस्त 1945 की। चुनाव हो गए, चुनाव कराने में भी समय लगेगा। कैबिनेट मिशन आया 23 मार्च 1946 को। इस कैबिनेट मिशन को भारत बुलाया गया। आया ये कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ 3 महीने तक लंबी चर्चा की। कितने महीने तक? 3 महीने तक लंबी चर्चा करने के बाद 16 मई 1946 को वो अंतिम निर्णय पे पहुंचे। देखिए, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया बताइए? कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके पहले अगस्त 45 में इटली की क्या बन गई है? सरकार बन गई। उस इटली की सरकार में सर पेंथिंग लॉरेंस क्या बने हैं? भारत मंत्री बने। उन्हीं भारत मंत्री के नेतृत्व में ये मिशन आया। उसमें आया कब था? 23 मार्च 1946 को ये आ गया। ठीक है। 23 मार्च 1946 को आ गया। और कैबिनेट मिशन में 3 लोग हैं। सर पेंथिंग लॉरेंस कौन है? भारत मंत्री, उनको भेजा गया। स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया, जो पहले से भारत आ चुके थे क्रिप्स मिष्ठान लेकर के। और तीसरे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग आए और तीनों ने 3 माह तक चर्चा की लगभग। और 16 मई को इन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कांग्रेस और
मुस्लिम लीग के बीच कभी समझौता नहीं हो पाया। दिल्ली में बैठक कराई, शिमला में कराई, अंत में वो शिमला में बैठक कराने के बाद दिल्ली आ गए और 16 मई को उन्होंने कहा कि एक तो पहला काम किया जाए, संविधान सभा बनाने के लिए तो तैयारी हो गई संविधान सभा, और दूसरी बात हुई अंतरिम सरकार बनाने की। अब अंतरिम सरकार बनाने के लिए काम सौंपा गया किसको? अंतरिम सरकार बनाने का काम सौंपा गया वावेल को। ठीक है, तो वावेल ने जवाहरलाल नेहरू जैसे 12 लोगों को मिला करके क्या बना दी? अंतरिम सरकार बना दी। उस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और वल्लभ भाई पटेल क्या बन गए? गृह मंत्री बन गए। ठीक है, अब ये 16 मई को बात हुई थी, इधर आगे के प्रोसेस होनी है, लेकिन 16 मई के बाद जैसे ही इनकी रिपोर्ट आई कैबिनेट मिशन की, और कैबिनेट मिशन ने इस बात का प्रस्ताव स्वीकार करना बंद कर दिया। उन्होंने एक निर्णय दिया कि पृथक पाकिस्तान की मांग अस्वीकार। पृथक पाकिस्तान की मांग क्या कर दी? अस्वीकार। किसने? कैबिनेट मिशन ने 16 मई को निर्णय दिया, संविधान सभा बनना है, अंतरिम सरकार बननी है, पृथक पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी। अब कैबिनेट मिशन की ये जो निर्णय आया, पृथक पाकिस्तान की मांग अस्वीकार, तो अब मुस्लिम लीग लग गई इस काम में। मुस्लिम लीग ने देखा कि उनकी सरकार जो है मुस्लिम लीग की बनी है बंगाल में। देखो अच्छे से, कहां बनी है? बंगाल में बनी है ना। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि जिस जगह हमारी सरकार है, पृथक पाकिस्तान की मांग अस्वीकार। अब मुस्लिम लीग लग गया, मुस्लिम लीग लग गया प्रत्यक्ष कार्यवाही में। काय में लग गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही। और उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू की कब से? 16 अगस्त 1946 को। मई में इनकी रिपोर्ट आ गई है, प्रत्यक्ष कार्यवाही क्यों? पृथक पाकिस्तान की मांग अस्वीकार। इन्होंने देखा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू करेंगे 16 अगस्त 1946 को। कहां से शुरू करेंगे? जहां उनके दल की क्या बनी है? सरकार। तो कहां पर बनी है? बंगाल में। बंगाल में 80% मुसलमान थे। ठीक है, उन्होंने बंगाल का चुना एक स्थान नोआखाली। किसको चुना? नोआखाली को चुना। और नोआखाली के अलावा टिपरा, ये 2 स्थान थे जहां पर उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही के तहत सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए। क्या भड़का दिया? यहां पर सांप्रदायिक दंगे भड़काए, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। ठीक है, अब उन्होंने केवल बंगाल में तो प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू की, बंगाल के अलावा उन्होंने देखा कि पंजाब, इस पंजाब में आधे मुसलमान और आधे क्या थे? हिंदू थे। यहां पंजाब में सरकार कैसी बनी थी? याद है आपको? गठबंधन सरकार थी। इस गठबंधन की सरकार को गिराने के लिए उन्होंने भड़का दिए दंगे। यहां पर भी पंजाब में दंगे भड़काए जानबूझ के मुस्लिम लीग ने। इस दंगे के कारण गठबंधन की सरकार गिर गई। ठीक, यही काम उन्होंने अब खेलना शुरू किया उत्तर पश्चिमी प्रांत, जहां पर किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। वो उस उत्तर पश्चिमी प्रांत, यहां पर भी मुसलमान लोग थे, कांग्रेस की, खान अब्दुल गफ्फार खान वाले। वहां पर भी इन्होंने फिर से क्या भड़काने शुरू किए? दंगे भड़काने शुरू किए। और एक स्थान पकड़ा असम, यहां पर भी शुरू हुए दंगे। ये सब जगह दंगे भड़काए और यहां की सरकारों को गिराने का प्रयास किया। पंजाब की सरकार गिर गई, उत्तर पश्चिमी प्रांत में भी यही स्थिति बनी। ठीक है, अब वावेल तब तक के 12 मंत्री बना चुके हैं। कहां पर? अंतरिम सरकार में। अब इन्होंने देखा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही से काम नहीं चल रहा है। ठीक है, जो सांप्रदायिक दंगा नोआखाली में भड़का था, इसके विरोध में बिहार के लोगों ने विरोध में दंगा भड़का दिया और बिहार में जितने मुसलमान थे उनको मारना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे छुटपुट जो सांप्रदायिकता का आंदोलन है वो सांप्रदायिक दंगे भड़कने लग गए। अब देखिए,
जो भारत में मंत्री बने थे, प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और गृह मंत्री कौन थे? जैसे ये बने पटेल। इनके ऊपर चुनौती आ गई कि अब जो सांप्रदायिक दंगा है उसको घटाना है, तो ये दोनों के दोनों लोग जो हैं सीधे पहुंचे बिहार, और बिहार के हिंदुओं को इन्होंने समझाया कि मुस्लिम जो है वो अपने भाई है, उनको मारना नहीं है। और गांधी जी पहुंच गए नोआखली। कौन पहुंचे? गांधी जी नोआखली पहुंच गए। जैसे तैसे सांप्रदायिक दंगे को कंट्रोल किया गया। ये बात कब की चल रही है? प्रत्यक्ष कार्यवाही कब की हो रही है? 16 अगस्त 1946 को। अब है तो जिन्ना ने देखा कि अब क्या करें, तो उन्होंने अब परिस्थिति पैदा कर दी कि ये जो 12 मंत्री बने हैं, यहां पर 5 और मंत्री को अपने शामिल करवाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही के बाद कितने मंत्री? 5। और इस 5 मंत्री में कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए उन्होंने अंबेडकर की पार्टी का एक व्यक्ति जोगेंद्र नाथ मंडल, उनको भी यहां पर शामिल करा दिया। ठीक है, ठीक है ना। और जो लोग यहां पर शामिल हुए 5 लोग, इनमें लियाकत अली को क्या बनाया गया? वित्त मंत्री। वावेल उस समय पर यहां पर वायसराय होते थे, उन्होंने बिना कोई शर्त रखे इन 5 लोगों को मुस्लिम लोग लिख के उनको अंतरिम सरकार में शामिल कर दिया। जिन्ना इस बात का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को शामिल कराया कि हम अंतरिम सरकार को चलने नहीं देंगे और हम पृथक पाकिस्तान की मांग हमारी जब तक स्वीकार नहीं होगी तब तक ये मंत्रिमंडल नहीं चलेगा। ठीक है। इस बात से सबसे ज्यादा खपा कौन से लोग हुए? जवाहरलाल नेहरू और कौन? पटेल। इस बात से जब ये लोग बहुत ज्यादा खपा हुए तो यहां पर वावेल की जो गलती हुई, वावेल की गलती क्या थी? हाँ, मुस्लिम लीग के सदस्यों को क्या कर दिया? शामिल किया, बिना शर्त के कि इस शर्त होना चाहिए था कि संविधान सभा में वो लोग शामिल होंगे, संविधान सभा का चुनाव होना चाहिए। ठीक है। और चुनाव में वो शामिल होंगे सदस्य उनके जिन्होंने बहिष्कार कर दिया था। ठीक। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई 1946 में और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है। तो आगे चल करके आ जाते हैं, अब मुस्लिम लीग की कार्यवाही समझ में आ रही है? आ गई? चलते हैं 9 दिसंबर को, और दूसरा कौन सा? 11 दिसंबर को किसकी बैठक हुई? संविधान सभा बन गई, संविधान सभा की बैठक हो गई, अस्थायी अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष बन गए। अब वावेल की गलती के कारण अंतरिम सरकार चल नहीं पा रही है। जवाहरलाल नेहरू ने इसके कारण एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जिन्ना अगर चाहता है पृथक पाकिस्तान तो हम देने तैयार है, लेकिन वो लोग उसमें शामिल नहीं होंगे जिनको वो जबरदस्ती शामिल कराएगा। ठीक है। यानी पंजाब और एक मुद्दा था बंगाल का। पंजाब में आधे मुसलमान आधे हिंदू यानी सिख। ठीक है। और बंगाल में आधे मुसलमान और आधे क्या थे? हिंदू थे। इसीलिए दोनों का विभाजन होना तय हो गया था। किसका? पंजाब और बंगाल का। अब आती है बात कि 23 मार्च 1947 को, सॉरी इसके पहले इटली की घोषणा होती है 20 फरवरी को। 20 फरवरी, सब परिस्थितियां देख चुका है इटली। 20 फरवरी 1947, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 20 फरवरी 1947 को इतने घटनाक्रम के बदल जाने के बाद सांप्रदायिक दंगे के कारण 20 फरवरी 1947 को इटली की घोषणा हुई, और इटली की घोषणा में उन्होंने तय कर दिया कि हम भारत को छोड़ देंगे 1948 के पहले। ये घोषणा उन्होंने कर दी। ठीक। घोषणा करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वावेल अब बदल दिए गए और वावेल की जगह अब कौन आ जाएंगे? माउंट बेंटन को भेजा जाएगा। ये भी उसमें घोषणा में शामिल था। इटली की घोषणा कब है? 20 फरवरी 1947 को। 23 मार्च 1947 को माउंट बेंटन भारत आए। माउंट बेंटन भारत आए। माउंट बेंटन भारत आने के बाद इन्होंने सबसे पहले पटेल और नेहरू से लंबी चर्चा की, क्योंकि पटेल और नेहरू अब क्या मूड बना चुके हैं कि भारत का क्या होना चाहिए?
विभाजन होना चाहिए। तो इन्होंने माउंटबेटन ने इनको कहा कि मैं बृहत्तर भारत का प्रस्ताव रखूंगा और लघुत्तर पाकिस्तान का, बृहत्तर भारत और ठीक। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन का प्रस्ताव दे दिया। कब आया भारत विभाजन का प्रस्ताव? किसने लाया ये? माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने लाया। आए कब थे? ठीक है। और इसमें लाया कि अब इसको डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिकी बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। सही है? किस नाम से जाना जाता है? डिकी बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन ने सीमा आयोग बनाने की भी बात की और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा आयोग कौन सा बनेगा? रेडक्लिफ को इसका क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। ठीक। 3 जून 1947 की योजना के तहत आगे चल करके 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 को। अब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय किसका विखंडन हुआ? पहला तो पंजाब का। आधा पंजाब किसके पास गया? पाकिस्तान के पास। और आधा पंजाब किसके पास आ गया? भारत के पास। दूसरा किसका खंडन हुआ? बंगाल का। एक बंगाल, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को मिला और पश्चिमी बंगाल इनको मिला। उत्तर पश्चिमी प्रांत जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, आपको याद होगा, वो किसमें शामिल हुआ? पाकिस्तान में शामिल हुआ, क्योंकि उसकी स्थिति उधर ही थी। ठीक है। इस प्रकार से भारत अब क्या हो चुका? स्वतंत्र हो चुका। जब भारत स्वतंत्र हुआ, इसके पहले एक छोटा सा घटनाक्रम हमारा छूट गया था। वो था कि जब वावेल शिमला में समझौता करने का प्रयास कर रहा था, उसके पहले एक घटनाक्रम भारत में और हुआ था। वो था आजाद हिंद फौज के सैनिकों का मसला। ठीक। और दूसरा हुआ था जो नेवी थी, जल सेना है ना, नेवी के जो तलवार के जो सैनिक थे, उन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह। ठीक है। और ये पूरे घटनाक्रम कब के थे? 1945 के ही थे। ठीक है। वो वहां पर छूटा था, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत स्वतंत्र हो गया। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो मध्य प्रांत सीपी एंड बरार का मुख्यालय नागपुर में था। नागपुर में भी पंडित रविशंकर शुक्ल ने, जो उस समय 1946 में पंडित रविशंकर शुक्ल जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, उसमें 8 जगह पर कौन सरकार बनाया था? किसने सरकार बनाया? कांग्रेस ने बनाई थी। उसमें मध्य प्रदेश में मध्य प्रांत एवं बरार में भी उनकी सरकार बनी थी और पंडित रविशंकर शुक्ल प्रधानमंत्री बने थे और द्वारका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री बने थे और द्वारका प्रसाद मिश्र जो है वो गृह मंत्री बने थे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने नागपुर में मुख्यालय में झंडा फहराया 15 अगस्त की रात में, फिर सुबह झंडा फहराया गया। ठीक है। और 15 अगस्त को हर सुबह पर स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद के घटनाक्रम और उसके सभी जो आगे के घटनाक्रम है, उन पर हमारी चर्चा हो गई है। अब एक और मुख्य मुद्दा है, वो है रियासतों के विलय का। और रियासतों के विलय वाली जो कहानी है, उससे पृष्ठभूमि बनेगी आगे चल कर के मध्य प्रदेश के बनने की और मध्य प्रदेश के राजनीतिक किस प्रकार के नेतृत्व उभर कर आएंगे, उन सब की। ठीक है। तो हम अगली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।